वेल्थ डेफिनेशंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषाएं। अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा क्या है? प्राचीन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र के पिता यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी पुस्तक प्रकाशित की थी। इस पुस्तक का नाम था राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज में एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस पुस्तक में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए लिखा है, अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन में स्वभाव एवं इसके कारणों की जांच करता है। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट कंसर्न्ड विद एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इस परिभाषा में एडम स्मिथ कहते हैं कि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्र या देश के धन में रुचि, स्वभाव एवं इस रुचि के कारणों की जांच करता है। यदि हम इस परिभाषा को बहुत ही ध्यान से पढ़ें तो इस परिभाषा से दो मुख्य तत्व निकल कर आते हैं। पहला कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है और दूसरा इसके अंतर्गत धन का अध्ययन राज्य के संबंध में किया जाता है। किंतु बाद में एडम स्मिथ की परिभाषाओं से राज्य के संबंध को भुला दिया गया और अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है ऐसा स्वीकृत कर लिया गया। एडम स्मिथ के शिष्य और समर्थकों की संख्या बहुत बड़ी थी, जिनमें कुछ प्रमुख थे फ्रांसीसी शिष्य जेबी से, नॉसो विलियम सीनियर, अमेरिकी अर्थशास्त्री वॉकर, जॉन स्टुअर्ट मिल इत्यादि। जेबी से ने भी अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषाएं दी हैं। वो परिभाषा क्या है? जेबी से कहते हैं, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ। अमेरिकी अर्थशास्त्री वॉकर कहते हैं, राजनीतिक अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र ज्ञान के उस भाग का नाम है जिसका संबंध धन से है। पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स इज द नेम ऑफ दैट पार्ट ऑफ नॉलेज विच रिलेट्स टू वेल्थ। अब इन सभी परिभाषाओं को जब हम पढ़ते हैं तो इनमें से कुछ मुख्य बातें निकल कर सामने आती हैं। पहली बात कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का केंद्र बिंदु धन है। दूसरी बात, व्यक्तिगत समृद्धि से ही राष्ट्रीय धन एवं संपत्तियों में वृद्धि संभव है। और तीसरी बात कि मानवीय सुखों का एकमात्र आधार धन है। तो क्या इस परिभाषा की कोई आलोचना नहीं की गई है? अर्थशास्त्र के धन संबंधी परिभाषाओं की भी आलोचनाएं की गई हैं। अर्थशास्त्र के धन का शास्त्र बनाने वाली परिभाषाओं की जर्मन ऐतिहासिक परंपरा के कुछ अर्थशास्त्रियों और उदार साहित्यिक एवं समाज सुधारकों ने कटु आलोचना की है। अब यह आलोचनाएं क्या है? पहली आलोचना में हम कह सकते हैं कि धन को मनुष्य से श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। एडम स्मिथ और उनके अनुयायियों ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में धन की आवश्यकता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। इसका फलस्वरूप कल्याण के लिए धन अर्जित किया गया। जिसके कल्याण के लिए धन अर्जित किया जाता है उसे गौण स्थान प्रदान कर दिया गया। और इसी विचारधारा का लाभ उठाकर यूरोप के पूंजीपतियों ने अधिक धन कमाने के उद्देश्य से स्त्रियों और बच्चों का आर्थिक शोषण प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उनका ध्येय सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना था। मजदूरों के शोषण एवं उनकी दुर्दशा तथा आध्यात्मिक मूल्यों का पतन देखकर तत्कालीन दार्शनिक रस्किन, कार्लाइल, विलियम मॉरिस, राजनीतिक एडमंड बर्ग तथा साहित्यकार चार्ल्स डिकेंस इत्यादि ने भी अर्थशास्त्र की कटु आलोचना की। उन्होंने अर्थशास्त्र को कुबेर का विज्ञान, दुखदाई विज्ञान, रोटी मक्खन का विज्ञान कह दिया। रस्किन ने अपनी पुस्तक ऑन टू द लॉस्ट में अर्थशास्त्र के संबंध में लिखा है, मानव जाति के अधिकांश व्यक्तियों में समय समय पर जो बहुत कुछ भ्रम रहे हैं उनमें सबसे अधिक विचित्र और सबसे कम विश्वसनीय राजनीतिक अर्थशास्त्र का विज्ञान ही है। दूसरी आलोचना में हम कह सकते हैं कि धन का संकुचित अर्थ में प्रयोग किया गया है। एडम स्मिथ और उनके अनुयायियों ने धन के अंतर्गत केवल भौतिक और स्पर्शनीय दर्शनीय वस्तुओं को ही शामिल किया है। इस कारण अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित हो गया है और आधुनिक अर्थशास्त्री धन का प्रयोग व्यापक अर्थ में करते हैं। इसके अंतर्गत भौतिक वस्तुओं तथा सेवाओं को शामिल किया जाता है, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली भावनाओं को शामिल किया जाता है। तीसरी आलोचना में हम कहेंगे कि आर्थिक मनुष्य की कल्पना की गई है।
एडम स्मिथ और उनके अनुयायियों ने जिन आर्थिक मनुष्य की कल्पना की है उसमें स्वहित यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट के अलावा और कोई भी भावना नहीं होती। उनका सारा प्रयास सिर्फ और सिर्फ धन कमाना ही होता है। परंतु आर्थिक मनुष्य की यह कल्पना भी सही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जीवन में स्वहित के अलावा भी अन्य अनेक प्रकार की भावनाओं एवं प्रेरणाओं जैसे दया, प्रेम, धर्म, राजनीति इत्यादि से प्रेरित होकर कई कार्य करते हैं। साथ ही व्यवहारिक जीवन में व्यक्तिगत और सामाजिक हितों एवं अपने दैनिक कार्यों में अधिक संलग्न दिखता है। ऐतिहासिक संप्रदाय के अर्थशास्त्रियों ने भी धन की परिभाषा की आलोचना की है। ऐतिहासिक संप्रदाय के अर्थशास्त्रियों की आलोचना का मुख्य कारण था व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रधानता तथा निगमन प्रणाली के प्रयोग को बढ़ावा देना। अब ये आलोचनाएं क्या हैं? पहली आलोचना है कि अंग्रेजी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र को व्यक्तिगत धन प्राप्ति के नियम का विज्ञान मानकर सीमित कर दिया था, जो बिल्कुल भी उचित नहीं था। दूसरी, ऐतिहासिक संप्रदाय के अर्थशास्त्रियों के अनुसार निगमन प्रणाली का प्रयोग अर्थशास्त्र को वास्तविक जीवन से बहुत दूर ले जाता है। उनकी तीसरी आलोचना है कि अर्थशास्त्र को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने एस्थेटिक विज्ञान यानी कि एस्थेटिक साइंस माना है, जबकि स्वभावतः अर्थशास्त्र एक प्रावैगिक विज्ञान डायनेमिक साइंस है। साथ ही कल्पनावादी समाजशास्त्रियों जैसे सेंट साइमन, चार्ल्स फोर्टियर एवं लुई ब्लेक आदि ने भी उपयुक्त दोषों के कारण 19वीं शताब्दी के अंत में इन परिभाषाओं को त्याग दिया था। धन्यवाद।